नया वीडियो लेके आ चुके हैं हम लोग जो एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 जो द्विघात समीकरण कोऑर्डिनेट इक्वेशन है उसे क्या कहते हैं। इसका कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास में हम लोग आज पूरा देखेंगे। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट क्लास है इसका पूरा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए द्विघात समीकरण क्या होता है। तो हम लोग पहले चैप्टर पढ़े थे, मतलब चैप्टर नंबर 2 था द्विघात बहुपद। तो द्विघात मतलब क्या है, जिसका घात 2 हो वही तो द्विघात होता है। जिसका घात 2 होता है वही द्विघात होता है। अगर घात 2 हो तभी द्विघात कहलाएंगे। तो द्विघात बहुपद पढ़ चुके तो द्विघात समीकरण क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। और उसे ही जिसका हम लोग ए वी प्लस सी बराबर 0, जिसका ए वी सी तीनों क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। ए वी सी रियल नंबर, ठीक है। तीनों हम लोग का वास्तविक संख्या होना चाहिए ए बी सी। अगर तीनों हम लोग का वास्तविक संख्या नहीं हुआ तो हम लोग का द्विघात समीकरण नहीं है। उसके साथ साथ एक और कंडीशन है, जो यह घात स्क्वायर है, यही ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज है। अगर ये 0 आ गया, ये इक्वल टू बराबर नॉट 0, अगर ये 0 आ गया तो ये हम लोग का द्विघात समीकरण कभी नहीं होने वाला है। समझ रहे बात कि अगर ए स्क्वायर अगर 0 आ गया तो हम लोग का कभी भी द्विघात समीकरण नहीं होने वाला है। कहा कि तीनों को रियल नंबर होना चाहिए, और तीनों को रियल नंबर के साथ साथ जो यह घात है, घात कभी 0 नहीं हो सकता है। हाँ, ये सब 0 हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये तीनों में से कोई भी 0 नहीं होना चाहिए और तीनों वास्तविक संख्या होना चाहिए, तभी हम लोग का रियल नंबर होगा। अगर तभी हम लोग का द्विघात समीकरण होगा। जैसे मान के चलिए सी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा। इसका घात स्क्वायर के साथ रियल नंबर है कि नहीं है, ये घात स्क्वायर है ना, हाँ घात 2 है, तब ये क्या हो जाएगा, हम लोग का द्विघात समीकरण होने वाला है। लेकिन अब बोले तो ये द्विघात समीकरण होने वाला है, ये समीकरण नहीं होने वाला है। कहा है कि ये वास्तविक संख्या नहीं है, ये रियल नंबर नहीं है। अगर हमको बोलिए तो ये वाला द्विघात हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये वाला द्विघात हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये द्विघात हो सकता है। कहा कि इसका स्क्वायर जो है इसके साथ वास्तविक संख्या है, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका स्क्वायर के साथ अगर वास्तविक संख्या नहीं रहेगा तो द्विघात समीकरण नहीं होने वाला है। तो ये द्विघात समीकरण होने वाला है कि नहीं हो, द्विघात समीकरण अवश्य होने वाला है। लेकिन इसका द्विघात समीकरण होने वाला है, इसका द्विघात समीकरण नहीं होने वाला है। कहा कि इसका रियल नंबर नहीं है, ये रूट अंडर में, इसीलिए इसका द्विघात समीकरण नहीं होने वाला है। समझ में आया है। इसका थोड़ा सा हिस्टोरी भी पढ़ लेते हैं हम लोग। इसका जब कॉन्सेप्ट क्लास है तो हिस्टोरी क्या है इसका पहले क्या हिसाब इसका हुआ था। ज्यादातर लोग क्या मानते हैं कि बैलेंस जो सभ्यता जो समाज है उसी ने इसका आविष्कार किया हो, तो इसका प्रयोग किया होगा। कहा है कि इन लोगों का जोग गुना करने का पता था। लेकिन हम लोग इंडियंस जो है, इंडियंस इससे पहले एक कदम ज्यादा चलते हैं। इंडियंस को इससे सबसे पहले इन लोगों को पता था, मैथ का हम लोग को विश्व गुरु कहा जाता था इंडिया को। कहा कि लोग बाहर से सीखने इसी के लिए आते थे हम लोग को, इंडियन के पास, ऋषि मुनि के पास। लेकिन जो इसको पढ़ा जाता है कि जब ब्रह्मगुप्त समाज था, जैसा ब्रह्मगुप्त जब समाज था, इसी ने इसका प्रयोग पहले किया था। इसलिए लोग इसको द्विघात समीकरण कुछ इस तरह से लिखे रहते थे। इसका द्विघात समीकरण कुछ इस तरह से होता था। ठीक है, ये जो आपका जो द्विघात समीकरण है कुछ इस तरह से, इसका मानक रूप है स्टैंडर्ड रूप। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप कैसे किया जा सकता है कि मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है, तो द्विघात ये इसका मानक रूप है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। समझ रहे बात। और जो ब्रह्मगुप्त जो समाज था इसको किस तरह से, इस तरह से इसका लिया जाता है। जब उसके बाद श्री धनाचार्य ने आया, धनाचार्य आके इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, इसको प्रतिपादित करने के बाद द्विघात समीकरण का कुछ इस तरह से रूप दिया था इसने, जिसका आज भी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मानते हैं। इसका स्टैंडर्ड मानक रूप इसका आज भी हम लोग मानते हैं, जिसका भास्कर 2 में इसका उल्लेख मिलता है। जो किताब है भास्कर 2, तो उसमें इसका उल्लेख मिला जाता है। इसका स्टोरी था, इसके बारे में और थोड़ा सा डिस्कस, इसका पूरा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते। द्विघात समीकरण आशा करते समझ में आया। कोऑर्डिनेट इक्वेशन क्या होता है, जो ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी, ये तीनों इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये तीनों जब स्क्वायर मतलब द्विघात मतलब जिसका घात 2 होगा, और तीनों क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। ये 0 कभी भी नहीं हो सकता, ये 0 होगा तो हम लोग का द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इसका तो 0 नहीं है, इसके पूरा समझ में आया होगा। अब इसका पूरा करते हैं। जब अल्फा और बीटा, जब अल्फा प्लस बीटा दोनों साथ आता है तो क्या हो जाता है, मूल हो जाता है। जब अल्फा और बीटा साथ में आता है तो क्या हो जाता है, मूल। तो मूल का फॉर्मूला क्या है, हम लोग मूल का फॉर्मूला देखते हैं। मूल का फॉर्मूला क्या होता है,
माइनस बी प्लस माइनस 4 v² माइनस 4ac बटा 2a। ये क्या होता है, ये मूल का फॉर्मूला होता है। ये हम लोग का क्या होता है, मूल का फॉर्मूला। तो मूल का फॉर्मूला तो हम लोग को पता है कि ये जब अल्फा प्लस बीटा आता है तो हम लोग का मूल आता है। तो अल्फा जब होता है तो क्या होता है हम लोग का a प्लस b² माइनस 4ac बटा 2a। जब बीटा आता है तो माइनस a माइनस b² 4ac बटा 2a। ये हम लोग अल्फा आने के बाद ये आता है और बीटा आने के बाद ये आता है। जब इन दोनों साथ आता है तो उसमें क्या कहते हैं, मूल का आता है। ठीक है, जब इसका मूल के निकाल जाता है तो उसमें डी जिसको विकृतता कहा जाता है। ठीक है, ठीक, विकृतता। तो विकृतता का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है b² माइनस 4ac। ये जरूरी है। ये क्यों जरूरी है, विकृतता निकालना हम लोग का। तो हम जब पढ़े कि अल्फा प्लस बीटा आएगा तो हम लोग का मूल हो जाएगा। तो मूल का फॉर्मूला b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटा 2a। जब इन दोनों साथ आता है तो इसका फॉर्मूला विकृतता का फॉर्मूला b² माइनस 4ac, ये फॉर्मूला है विकृतता का। तो ये फॉर्मूला क्यों जरूरत है, विकृतता का फॉर्मूला सबसे जरूरत क्यों है, कहा कि मूल की प्रकृति को चेंज करने के लिए। आपका एनसीईआरटी किताब में यह मूल का प्रकृति भी इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ मूल, नेचर ऑफ मूल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कहा है कि ये परीक्षा के दृष्टि से 1 नंबर पूछा जा सकते हैं कि कौन सा नेचर ऑफ मूल है, ये कौन सा नेचर ऑफ मूल है। इसीलिए हम लोग उसको पढ़ लेंगे। तो नेचर ऑफ मूल को समझने के लिए हम लोग का विकृतता को समझना बहुत बहुत ज्यादा ही जरूरत है। अगर इसका हम लोग समझ नहीं पाए तो इसको हम लोग समझ नहीं पाएंगे। तो देखिए, जब विकृतता हम लोग का 0 आ जाएगा, विकृतता क्या होगा, d बराबर 0। जब विकृतता 0 हो जाएगा तो मूल का प्रकृति क्या होगा, मूल का प्रकृति समान होगा। मूल का प्रकृति क्या होगा, इसका समान होगा, वास्तविक होगा। क्या होगा, इसका समान होगा और वास्तविक होगा। वास्तविक, ये दोनों हो सकता है, वास्तविक होगा और समान होगा। ठीक है, मूल जब समान बराबर हो सकता है, डी जब होगा तो ये मूल का प्रकृति क्या होगा, हम लोग का बड़ा वास्तविक होने वाला है और समान हो सकता है। और डी जब 0 से बड़ा आ जाए तब हम लोग का क्या होगा, समान तो होगा, वास्तविक तो होगा, वास्तविक तो होगा और असमान होगा। जब d 0 आ जाए तो समान तो होगा, मूल भी निकलेगा ही। और जब d 0 से बड़ा आएगा तो वास्तविक भी होगा और असमान होगा, उसका मूल क्या होगा, असमान। और लेकिन d से अगर छोटा आ जाए, 0 से अगर छोटा आ जाए मूल, तो ये इसका अस्तित्व नहीं है, इसका कोई मूल निकाल ही नहीं सकते, अस्तित्व नहीं है। आप इसको इस तरह से विकृतता का 0 हो जाएगा तो मूल जो होगा उसका आंसर समान आएगा, दोनों ही मूल एक ही आएगा और वो मूल होगा, वास्तविक होगा मूल। और 0 से बड़ा होगा तो मूल तो आएगा ही और उसका मूल असमान आएगा, आंसर समान नहीं आएगा, असमान आएगा। लेकिन अगर 0 से कम आ गया मूल, विकृतता का 0 से कम आ गया तो मूल निकाल ही नहीं सकते आप, इसका मूल नहीं होगा, पूरा आंसर है। समझ गए हैं। और मूल को निकालने का शॉर्टकट ट्रिक्स आपको बताया, d 0 आ जाए, विकृतता अगर 0 आ जाए, अगर विकृतता 0 आ जाए तो इसका मूल का शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, देखिए। अगर मूल 0 आ जाए तो मूल को निकालने के